Hello students, now we are going to study circular motion. So what is the basic simple definition of circular motion? As its name suggests, the particle moves on any circular path is said to be in circular motion. Or we can say that motion of particle along the circle or any circular curve is called circular motion. So let's look at this circle. Suppose any particle P is revolving around this circle in an anti-clockwise manner. कोई पार्टिकल है जो कि इस सर्कल के ये सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो आप मुझे बताएंगे कि हर पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगी. हर पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगी. मे बी इसकी स्पीड चेंज हो, मे बी इसकी स्पीड नहीं चेंज हो, लेकिन ये बात तो श्योर है कि इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होती जाएगी. इसका मतलब मैं यहाँ पे साफ कह सकता हूँ कि सर्कुलर मोशन चाहे कैसा भी हो, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन तो 100% है. अब इसमें दो केस आते हैं. सर्कुलर मोशन में हम लोग दो केस पढ़ते हैं, या यूं कहें कि हम सर्कुलर मोशन को दो बेसिक चीजों में डिवाइड कर देते हैं. पहली बात मैं कहूंगा सर्कुलर मोशन को जिसमें पार्टिकल की स्पीड थ्रू आउट द सर्कल कांस्टेंट रहती है, या सर्कुलर आर्क. दूसरा जो बाइफर्केशन किया है वो उस बेसिस पे किया है जिसमें पार्टिकल की स्पीड थ्रू आउट द सर्कल कांस्टेंट नहीं रहती है, वेरिएबल रहती है. तो ये जो दो मोशन हैं इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूसीएम और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूसीएम. इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं. यूसीएम का मतलब हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नॉन यूसीएम का मतलब हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर हम थोड़ी सी बात देखें यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों ही टाइप के जो भी मोशन है सर्कुलर मोशन वो है तो एक्सेलरेटेड मोशन. तो अगर कोई आपसे पूछे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नेवर एन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली वो भी एक्सेलरेटेड मोशन ही है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन है. क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे, मैंने आपको पहले भी बताया है, चेंज होती जा रही है, डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज होती जा रही है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होती है वो वेरिएबल होती है. इन दोनों ही मोशंस की डिटेलिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे. पहले हम लोग बेसिक चीजें पढ़ ले सर्कुलर मोशन में कि क्या क्या इसके वेरिएबल्स, क्या क्या इनमें एंगुलर वेरिएबल्स यूज होते हैं, और वो है क्या एंगुलर वेरिएबल्स विच आर गोइंग टू यूज इन सर्कुलर मोशन. तो अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेरिएबल्स, जो कि चीजें यहां पे यूज होंगी. एंगुलर वेरिएबल्स इन circular motion, in both type of circular motion, whether it is UCM or non-UCM. तो एंगुलर वेरिएबल समझने के लिए सबसे पहले आप ये सपोज करो कि कोई भी पार्टिकल
सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पूरे सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज तरीके से ये पार्टिकल घूम रहा है। आप सपोज करिए कि किसी क्षण पे, किसी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ पे था और ये सेंटर ऑफ सर्कल को आप अपना रेफरेंस पॉइंट या यूं कहें ओरिजिन मान लीजिए। तो आप देखेंगे जो पोजीशन वेक्टर होगी पार्टिकल की विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो हमने माना है, जो कि नॉर्मल्स के केस में सेंटर ऑफ सर्कल ही मानते हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर होगी पार्टिकल की वो किसी रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन हम कहीं भी चूज कर सकते हैं, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। अभी जो मैंने रेफरेंस लाइन चूज की है वो है एक्स एक्सिस वाली। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो रेफरेंस लाइन से कोई एक एंगल थीटा बना रहा है। इस थीटा को मैं बोलूंगा एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ओ। ये थीटा को जो मैं बोलूंगा वो मैं बोलूंगा एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या है? पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो कि हमने यहाँ पे सेंटर माना है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो एंगल बनाएगा किसी रेफरेंस लाइन से। रेफरेंस लाइन हम अपने मुताबिक कुछ भी चूज कर सकते हैं। वो जो एंगल बनाएगा थीटा, उसे हम कहेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग इन एनी सर्कुलर पाथ। अब आप सपोज करो कि ये कुछ डेल्टा टी समय के बाद ये पार्टिकल पी डैश पे आ चुका है। डेल्टा टी समय के बाद ये पार्टिकल किसी दूसरी लोकेशन पे आ चुका है, ये पार्टिकल किसी दूसरी लोकेशन पे आ चुका है और इसने जो एंगल मूव किया है वो है डी थीटा। पार्टिकल ने जो एंगल मूव किया है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो सबस्टेंड किया है, वो एंगल है डी थीटा। आप देखेंगे इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0 कह ले तो पार्टिकल की जो एंगुलर पोजीशन थी वो थीटा थी। आफ्टर डी टी टाइम जो पार्टिकल की अब जो एंगुलर पोजीशन है वो है थीटा प्लस डी थीटा, यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डी टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट किया है पार्टिकल ने अलोंग दिस सर्कल वो है डी थीटा। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि डी थीटा क्या है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डी थीटा जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन डेल्टा टी टाइम इज कॉल्ड डी थीटा। अब बात आती है इनकी एसआई यूनिट की और इनके बारे में कुछ जानने की। तो एसआई यूनिट जो होता है एंगुलर पोजीशन का या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो वो होती है रेडियन। और साथ ही साथ इसके बारे में ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दूसरी इसमें बहुत ही एक मजेदार चीज है, इसमें ये है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेकिन यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ लार्ज वैल्यू है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is very small, if angular displacement is very small, then it is called a vector quantity. Then मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि d थीटा जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी।
लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थोड़ी सी फाइनाइट वैल्यू है, थोड़ी सी लार्ज वैल्यू है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फाइनाइट वैल्यू, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है चेंज इन एंगुलर पोजीशन। पहले जो पार्टिकल था वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उसके बाद कुछ समय के बाद ये थीटा चेंज होगा बिकॉज एज इट इज मूविंग इन द सर्कल। तो ये थीटा कम होगा या ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन जो चेंज होगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग जो चेंज होगी इसकी एंगुलर पोजीशन, उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं एसआई यूनिट में, रेडियन में। अदर जो इसकी यूनिट्स हैं वो डिग्रीज एक्सेट्रा। डी थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जो कि हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ भी चुके हैं। बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ्स, थीटा आर द रेशियो ऑफ टू लेंथ्स। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत एक कह सकते हैं कि कोई फाइनाइट वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, तो वो थीटा स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो वेक्टर्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को जरूर फॉलो करते हैं। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वैल्यू होगी तो इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। मैं यूँ कह सकता हूँ कि आपने पढ़ा हो कि डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, follows commutative law, but theta 1 plus theta 2 does not follow commutative law। ये हमने वेक्टर में पढ़ा होगा कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर, what is commutative law? A vector plus b vector must be equals to b vector plus a vector. This is the commutative law. तो ये चीज फॉलो नहीं करता जब थीटा की वैल्यू फाइनाइट होती है। इसीलिए हम जो फाइनाइट थीटा है उसको हम लोग वेक्टर नहीं बोलते, लेकिन जो स्मॉल थीटा है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो ये एक चीज कहानी थी। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और उस वेक्टर की डायरेक्शन भी हमें पता करने आनी चाहिए। तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक बहुत ही फेमस रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो चलिए देखें कि कैसे डायरेक्शन निकालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। Direction of angular displacement, direction of angular displacement can be obtained by right hand thumb rule. Now what is right hand thumb rule? आपको पता है कि फिंगर कर्व करते हैं किसी की डायरेक्शन में, और थंब जहां पॉइंट करता है वो भी एक कोई सम फिजिकल क्वांटिटी देता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि फिंगर आपको कर्व्स करनी है
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के फिंगर जो आपको कर्व्स करनी है वो करनी है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, और जो थंब है और ये जो फिंगर कर्ल करनी है आपको राइट हैंड की करनी है। फिंगर आपको कर्ल करनी है, आपको उंगलियां घुमानी है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, और जो थंब आपका पॉइंट जहां पे करेगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ angular displacement. Let's look this with some example. राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि आपको फिंगर जो उंगलियां हैं राइट हैंड की वो घुमानी है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, और जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा। तो इस चीज को देखने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। ये देखिए, सपोज करिए कि कोई पार्टिकल XZ प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये सेंटर है और पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा है। तो सपोज करिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से, और वो पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंच गया, और उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है। आप देख सकते हैं पार्टिकल जो घुमा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है। तो फिंगर, अगर मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आपको रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करना है, आप अगर रोटेशन की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करते हो तो थंब जहां आएगा, थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप देखेंगे थंब आपकी तरफ आ रहा है, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स टू दिस प्लेन ऑफ बोर्ड है। ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या यूं कहें अगर मैंने इसको x माना है, इसको y माना है, तो जो है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो होगी k इस केस में। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा होता, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा होता, सपोज करिए वो P से इस पॉइंट आया है, क्लॉकवाइज घूम रहा होता, तो फिंगर कर्ल्स करने की जो डायरेक्शन होती वो क्लॉकवाइज होती, और थंब अंदर के साइड होती। अंदर के साइड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाती डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या यूं कहें माइनस k कैप हो जाती डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिंगर्स को आपको जो कर्ल करना है राइट हैंड की वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और थंब जो आपका पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कुछ बातें ध्यान रखनी है, जिसमें मैं बताऊं आपको कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। हो सकता है कि आपको डिग्री में या रेडियन में वैल्यूज दी हो और आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूज पड़े। तो अब ये पहला पैरामीटर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन सर्कुलर मोशन, वो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी इट्स जस्ट लाइक आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी होगी मोशन इन 1D में। वहाँ लीनियर वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी मैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बोलूँगा तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको दिखाने का तरीका इस तरीके से हो गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा हेयर इज एंगुलर वेलोसिटी एंड टू बी मोस्ट प्रिसाइज मैं यहाँ पे ओमेगा के बारे में ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ओमेगा है वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी ऐसा यूनिट भी मैं यहाँ से सजेस्ट कर सकता हूँ। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकेंड और इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी m0 L0 t टू द पावर -1। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो ऐसे यूनिट होती है वो रेडियन होती है। सो ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, इट्स रेडियन पर सेकेंड। डी थीटा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी and d theta is a vector, so omega is also a vector, so angular velocity is a vector quantity. Angular velocity instantaneous या यूं कहें most precisely कि instantaneous angular velocity is a vector quantity. अब जैसा कि हमने linear variables में पढ़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको relate किया था कि जो velocity होती है वो होती है rate of change of displacement। इसी तरीके से यहाँ पे जो angular velocity होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से मैं बात करूं वहां पे अगर आपको याद हो तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ भी वही बात है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो होगी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या यूं कहें उसको कि डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा थीटा? इट इज change in angular position, total change in angular position, या यू कहें angular displacement, total angular displacement in a given time interval, and that time interval is this, or you can write as delta t. Now omega average is theta 2 minus theta 1 upon delta t, or delta theta upon delta t. This is a change in angular position or total change in angular position, net displacement upon total time. This is omega average. तो ये लगभग सेम उसी तरीके की फॉर्मूलाज आ रहे हैं जैसे आपने पढ़ा था वहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आपने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये लगभग उसी तरीके की चीज़ें हैं। इसके बाद जो आती हैं चीज़ें उसके बारे में सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग कर लेते हैं। तो आप देखें What is the direction of angular velocity? अगर बात की जाए, या instantaneous angular velocity, direction of angular velocity। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी एंगुलर वेरिएबल्स हैं उन सब की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाली जा सकती है। जैसे कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकाली थी राइट हैंड थंब रूल से, इसी तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल साफ है, आप जैसे देख सकते हो कि ओमेगा जो था वो डी थीटा बाई डी टी था, ओमेगा जो था वो डी थीटा बाई डी टी था। तो मैं यहाँ पे ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो साफ कह सकता हूँ कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के
बराबर होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ओमेगा की होनी चाहिए, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। जिस डायरेक्शन में चेंज इन एंगुलर पोजीशन होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी। तो इसको भी हम लोग, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें बात करें फिर से, एक कोई पार्टिकल P है, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये पार्टिकल P जो है वो है t बराबर 0 यहाँ पे था, और ये पार्टिकल P थोड़े से टाइम के बाद इधर चला गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन आनी चाहिए राइट हैंड थंब रूल से वो पॉजिटिव k में आनी चाहिए। उसी तरीके से जो डी थीटा की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो भी प्लस k में ही आएगी। इसके बाद एक चीज अगर हम पढ़ें तो वो है तीसरा एंगुलर वेरिएबल, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं उसे बता दूं कि इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट आप अल्फा से करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी ही है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि वहां पे एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन लीनियर केसेस में इन काइनेमैटिक्स जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है a इक्वल्स टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ भी वही साफ चीजें हैं कि अल्फा जो होगा वो d ओमेगा अपॉन dt होगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो डेफिनेशन ये होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड rate of change of angular velocity is called angular acceleration। इसको मैं instantaneous angular acceleration भी बोल सकता हूं, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है। इसके बाद की बात करें, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, तो ऐसा यूनिट जो एंगुलर एक्सेलरेशन की होगी वो होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इसकी डायमेंशन होगी उसको मैं सीधा लिख सकता हूं t-2। अल्फा की जो वैल्यू आई वो आई डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी मैं आपको लिख देता हूँ। आपको जैसे कि पता है कि ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है, या फिर आपको मैं काइनेमैटिक्स से रिलेट कराऊँ थोड़ा सा कि एक्सेलरेशन जो होता था वो डी अपॉन डी टी हुआ करता था, और एक्सेलरेशन जो हुआ करता था वो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर भी हुआ करता था। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, जो अल्फा आएगा वो d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर भी हो सकता है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लें। जैसा कि वहां पे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, वहां पे एक एवरेज एक्सेलरेशन हुआ करता था, वो था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहां भी वही वाली बात है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा डेल ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी है। चाहे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हो चाहे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हो, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दोनों की जो डायरेक्शंस हैं अल्फा इंस्टेंटेनियस और
alpha average both are vector quantities. Both are vector quantities. और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस तरीके से वेक्टर फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो डायरेक्शन होगी अल्फा की, जो डायरेक्शन होगी अल्फा की, वो डायरेक्शन होगी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होगी, वो होगी डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की। डायरेक्शन ऑफ अल्फा जो होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि अल्फा की जो डायरेक्शन है, एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के बराबर होगी। यहां बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के इक्वल होगी। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दिस। एग्जाम्पल देखें इसका, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी ये सर्कुलर मोशन कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए कोई पंखा है वो चल रहा है ऐसा, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करते करते इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर स्पीड जो है वो घट रही है, इसकी एंगुलर स्पीड घट रही है, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पे ये साफ है कि अगर एंगुलर स्पीड, अगर एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की घट रही हो रही होती है तो अल्फा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अल्फा ओमेगा को कम कर रहा होगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैन का स्विच ऑन करते हो, फैन एक तरीके का, फैन के हर पार्टिकल्स, एवरी पार्टिकल्स, फैन एक एक्सटेंडेड बॉडी है, इनलार्ज बॉडी है, उसमें कई सारे पार्टिकल्स होंगे फैंस में, कई सारे पार्टिकल्स मिलकर के फैन बनाते होंगे, फैन बनाए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब आप फैन को घुमाओगे, जब आप ऑन का स्विच दबाओगे, तो फैंस के हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होंगे। जब आप फैन का स्विच ऑन करते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी स्पीड जब बढ़ती है, मैं यूं कह सकता हूं उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है। उस समय एंगुलर वेलोसिटी जब उसकी बढ़ती है तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा को बढ़ाने में काम आ रहा है। ओमेगा को बढ़ाने में काम आ रहा है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के इक्वल, बराबर होगी या उसके अलोंग होगी कह सकते हैं। लेकिन वहीं जब फैन रोटेट कर रहा होता है और हम फैन का स्विच बंद कर देते हैं तो अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी घट रही होती है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी घट रही होती है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, आप ध्यान दोगे कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो सेम ही रहता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इसकी घट रही होती है। तो मैं यूं कहूंगा कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी भी वही है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो चुकी है, बिकॉज वो अब एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर एक्सेलरेशन अब एंगुलर वेलोसिटी को घटा रहा है। यहां भी वही केस है। यहां आप देखें कि कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में था, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन करते करते ओमेगा उसका कम हो रहा है। ओमेगा कम होने का मतलब है कि अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर स्पीड को, एंगुलर वेलोसिटी को घटाना चाहेगा, और जब एंगुलर वेलोसिटी को अल्फा घटाना चाहेगा सर्कुलर मोशन में, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो मैं ये बात कर रहा हूं, अगर अल्फा एंगुलर स्पीड को घटाना चाहेगा तो जो अल्फा की डायरेक्शन होगी वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होती है, ठीक है। अब अल्फा की डायरेक्शन अगर मैं यूं कहूं कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के बराबर हुई है, तो यहां पे आप देखें कि क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो, मैं यूं कह सकता हूं कि यहां से इस कोई ए पॉइंट से ये कोई बी पॉइंट पे गया है ये पार्टिकल, और इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो यूं कहूं मैं ये डेल्टा थीटा है।
तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई पॉजिटिव के में, लेकिन पॉजिटिव के में एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि यूँ कहें एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव के में घट रही है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव के में घट रही है तो इसका मतलब अल्फा जो होगा वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन अल्फा जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और मैं अल्फा की डायरेक्शन को मैं बोल सकता हूं फिर माइनस के, ओमेगा प्लस के। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूंगा, जैसे इसको किसी मैग्नीट्यूड वाली मेथड से समझे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ कि ओमेगा की जो वैल्यू थी वो पहले 10 के थी, अब 9 के हो चुकी है। पहले 10 रेडियन पर सेकंड थी ओमेगा इनिशियल के कैप में, क्योंकि ओमेगा की जो डायरेक्शन थी वो तो पॉजिटिव के में थी। ओमेगा की डायरेक्शन तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में थी ना। तो इनिशियली ओमेगा की जो डायरेक्शन है, आप एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू हमने ले ली, वो है 10 रेडियन पर सेकंड के कैप में। जो फाइनल ओमेगा है ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, जो फाइनल ओमेगा है वो इससे थोड़ा सा कम होगा, तो मैंने इसे मान लिया 9 रेडियन पर सेकंड के कैप। आपको पता है जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के ही बराबर होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ अल्फा बराबर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। तो व्हाट इज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल? तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो वो आएगा 9 माइनस 10 रेडियन पर सेकेंड अपॉन टी और के कैप। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि कुछ -1 रेडियन पर सेकेंड के कैप अपॉन टी, ये अल्फा की वैल्यू आ रही है। हमें सिर्फ अल्फा की डायरेक्शन से मतलब है, और अल्फा की डायरेक्शन इस केस में क्या आ रही है फिर माइनस की के कैप। तो इसका मतलब ये साफ है कि अगर एंगुलर स्पीड बढ़ती है तो अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन में होगा, और अगर एंगुलर स्पीड घटती है तो अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, तो रटी भी होनी चाहिए आपको ये बात। तो अब यहाँ पे आप देखें, दूसरा केस भी आपसे ले ही लेते हैं, समझाई देते हैं आपको। ये देखिए, एक पार्टिकल जो है वो पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया किसी डेल्टा टी टाइम में, किसी डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, और ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ रही होती है। जब एंगुलर स्पीड बढ़ रही होती है तो एंगुलर स्पीड को बढ़ाने या घटाने या यूं कहे चेंज करने का काम केवल एंगुलर एक्सेलरेशन कर सकता है। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा इसको बढ़ाने के लिए। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो अब ओमेगा के डायरेक्शन के अलोंग होगी। यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पे जो ओमेगा की डायरेक्शन है, यहाँ पे जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव के कैप में। तो इसी तरीके से जो अल्फा की डायरेक्शन होगी वो भी पॉजिटिव के कैप में होगी, क्योंकि ओमेगा जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक दूसरी बात लिख दूं आपको कि in case of circular motion, in case of circular motion, in case of circular motion, if omega is increasing, then alpha is in the direction of omega, and if omega is decreasing, then alpha is in opposite direction to omega। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी,
अल्फा चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन के बराबर नहीं होती। अल्फा की डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होती है। ये वाली बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब हम कुछ ऐसे फॉर्मूलाज पढ़ लें जो आपने मोशन इन 1D में भी पढ़े होंगे, और यहाँ भी सेम सिमिलर टाइप के फॉर्मूला होंगे। बस अंतर ये होगा कि वहाँ पे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी या लीनियर सारी चीज़ें निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। तो वो फॉर्मूले समझने से पहले मैं चाहता हूँ एक दो जो छोटी सी बातें हैं जो पहले से आप लोगों को आती हैं, एक जो छोटी सी बातें हैं वो पहले कवर कर लेते हैं इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन के लिए। तो आप देखें, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो सर्कुलर मोशन के बारे में मैं बता दूं कि सर्कुलर मोशन एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है। सर्कुलर मोशन एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है। अगर वो पीरियोडिक मोशन है तो उसका टाइम पीरियड भी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो मैं यहाँ पे एक बात कर लेता हूँ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में। छोटी सी बातें हैं ये, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में छोटी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। अगर सर्कुलर मोशन में है, बॉडी कंप्लीट सर्कल में है, तो टाइम पीरियड डेफिनेटली आएगा। अगर थोड़े से सर्कुलर आर्क में है, कभी कभी इंस्टेंटेनियस, तो वो वाली बातें नहीं कर रहे हैं हम। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है, इन सर्कुलर मोशन कंप्लीट सर्कल, तो बॉडी अपना मोशन रिपीट किसी न किसी टाइम इंटरवल के बाद ज़रूर करेगी। और कोई भी मोशन जो अपने जो मोशन है उसको रिपीट करता है किसी सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो इन सर्कुलर मोशन में आपको बता दूं कि टाइम पीरियड के बारे में, टाइम पीरियड क्या होगा। इन सर्कुलर मोशन मैं आपको बताऊं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब आप याद करो कि ओमेगा एवरेज क्या था। जो ओमेगा एवरेज था वो था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक कंप्लीट सर्कल में, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन को तय करने में कितना एंगल तय करना पड़ेगा बॉडी को। तो वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन को तय करने में बॉडी को जो एंगल लगेगा वो लगता है 2 पाई। इन वन कंप्लीट सर्कल एंगल रोटेटेड बाय द बॉडी इज 2 पाई। तो जो ओमेगा एवरेज आएगा वो आएगा 2 पाई बाई टी। 2 पाई is the angle rotated by the body. 2 pi is the angle rotated by the body in one complete circulation, in circular motion. And t is the time taken, t is the time period, time taken to complete one complete circulation. t is the time period. तो यहाँ पे एक चीज़ साफ हो जाती हैं कि ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी आया। अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं कि अगर ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहे, अगर ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहे, मैं यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर हमेशा कांस्टेंट रहता है तो ओमेगा एवरेज भी जो ओमेगा ही आता है और वो हो जाएगा आपका 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी। ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि ओमेगा एवरेज ओमेगा क्यों हो जाएगा अगर मैग्नीट्यूड ओमेगा का सेम रहेगा। इसको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप एवरेज स्पीड निकालते हो और कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन है तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर ही आती है। तो ये वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। बाकी आगे हम लोग काफ़ी इसके फॉर्मूलेज और क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ओमेगा एवरेज ओमेगा ही होगा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू आई है वो आई है 2 पाई बाई टी,
where t is time period and omega is angular speed. तो अब हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, एंड देन फिर हम लोग थोड़े से फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस पे आएंगे। तो देखें आप, फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ सर्कुलेशन पर यूनिट टाइम। अपन अभी सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ सर्कुलेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट सर्कल्स जो बॉडी रोटेट कर रही है पर यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दी बॉडी। तो ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ सर्कुलेशंस पर यूनिट टाइम। बेसिकली एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, वो है f इज इक्वल्स टू 1/t या t इज इक्वल्स टू 1/f। ऐसे यूनिट जो फ्रीक्वेंसी की होती है, ऐसा यूनिट जो फ्रीक्वेंसी की होती है वो है सेकेंड इनवर्स, या हर्ट्ज भी कहते हैं इसे। लेकिन सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में हम सेकेंड इनवर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो f इज़ 1/t नंबर ऑफ सर्कुलेशन पर यूनिट टाइम, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ कि ओमेगा बराबर 2π/t। तो ओमेगा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2π इंटू f, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये भी एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी काफ़ी काम में आएंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और जेई मेन में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ सर्कुलेशन, रिवॉल्यूशन, रोटेशंस, एक्सेट्रास। अब हम बात करते हैं एक और छोटे से रिलेशन की, जो की है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और एंगल, या यूं कहें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो आप देख सकते हैं इन वन रिवॉल्यूशन बॉडी कितना एंगल मूव करती है। तो इन वन रिवॉल्यूशन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2π होता है। इन वन रिवॉल्यूशन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2π होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि इन n रिवॉल्यूशन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2π इंटू n होगा। तो मैं यूं कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल्स टू 2πn, जहां पे थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। 2π आप जानते ही हैं कितना है, 2π इज रेडियन एंगल एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। और n की जो वैल्यू है वो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या सर्कुलेशन इन सर्कुलर मोशन। n की जो वैल्यू है वो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या सर्कुलेशन इन सर्कुलर मोशन। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं दो तीन, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ओमेगा और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या रिलेशन है। अब हम कुछ फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको दिखेंगे। आप कंपेयर कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो लीनियर वेरिएबल्स से। लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स में एक खास तरीके का रिलेशन दिखेगा आपको फॉर्मूलाज में, जिसे आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो वो हम धीरे धीरे देखते हैं।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा हुआ करता था, जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी। मैं आपको थोड़ा बहुत यहां से रिलेट भी कर दूं कि जिस तरीके से dx by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हुआ करती थी, इसी तरीके से मैं दूसरी बात अगर आपको बताऊं कि डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हुआ करता था, तो यहां पे dv बाई डी टी एक्सेलरेशन है। अगर मैं एंगुलर वेरिएबल्स की बात करूं तो डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये लीनियर वेरिएबल्स हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन हुआ करते थे। ये जो कहानी है ये सारी एंगुलर वेरिएबल्स पे है, और इधर वाली जो कहानी जिसे मैं आपसे कंपेयर करवा रहा हूं, यहां पे वो लीनियर वेरिएबल्स की हैं जो हमने मोशन इन 1D में पढ़ रखा है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि एक d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इसे भी हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, यहां पे भी वही कहानी d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन। सेम टू सेम वही चीजें हैं जो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, उसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ एक और चीज आपको बताऊं मैं, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा ये भी अल्फा हुआ करता था, यहाँ भी वी डी वी बाई डी एस एक्सेलरेशन हुआ करता था। इसके बाद थोड़ी सी इंटीग्रेशन में भी बात कर ली जाए, तो इंटीग्रेशन में अगर हम बात करते हैं एंगुलर वेरिएबल्स की और लीनियर वेरिएबल्स की, तो ओमेगा डी टी डी थीटा हुआ करता था। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं अल्फा डी टी डी ओमेगा हुआ करता था, और अल्फा डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा हुआ करता था। यहां पे लीनियर वेरिएबल से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे एरिया अंडर वीटी कर्व डिस्प्लेसमेंट देता था, एटी का इंटीग्रेशन चेंज इन वेलोसिटी देता था, और अल्फा डी एक्स बी डी भी दिया करता था। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूलाज हैं जो आपने लीनियर वेरिएबल्स में भी पढ़े हैं, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला उसी तरीके से बन चुका है। जैसे कि हमने पढ़ा था डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा, और डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर अल्फा। ये सारी चीजें हम लोग अभी अभी पढ़ के आए। और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी इज नथिंग, इट इज जस्ट द रीअसेंबलेंस ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज। तो आप रीअसेंबल कर लोगे इन दीज, ये ऊपर वाले दो फॉर्मूलाज को, तो आपको ये भी फॉर्मूला मिल जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये लीनियर वेरिएबल वाली चीज़ें क्यों लिखी हैं, क्योंकि ये आप पढ़ के आए हो और इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, याद कर सकते हो एंगुलर वेरिएबल वाली सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन में भी सेम ही चीज़ें चलेंगी। v dt इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t डिस्प्लेसमेंट दिया करता था, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन वेलोसिटी दिया करता था, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर वेलोसिटी देगा। तो सेम केस गोज विथ एंगुलर वेरिएबल ऑल्सो जस्ट लाइक लीनियर वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे एक और कंपेरिजन करना चाहूँगा। जिस समय आपने पढ़ा है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या क्या फार्मूलेज एप्लीकेबल हो जाते हैं, जैसे कि बड़ा फेमस फार्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हैं।
इसी तरीके से एंगुलर वेरिएबल्स में भी वो सारे उसी तरीके के फॉर्मूलेज एप्लीकेबल होंगे जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो हम वो बातें करते हैं अभी। तो आप देखें, if alpha is constant, if alpha is constant, तो जैसे कि वहां पे सारे फॉर्मूला हुआ करते थे, ऐसे यहाँ पे भी फॉर्मूले सेम टू सेम वैसे ही होंगे जैसे वहां पे फॉर्मूला हुआ करता था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आप डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि डी ओमेगा बाई डी टी बराबर अल्फा होता है। हम वो सारे कैलकुलस वाली चीज़ें, सारे जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो हम पढ़ चुके हैं। हम चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं उसको। कंपैरिजन करें, जैसे कि अगर अल्फा कांस्टेंट है, वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ करता था, तो क्या क्या फेमस बेसिक फार्मूलाज थे वो सेम टू सेम यहाँ पे भी आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, वी S is equals to theta is equals to omega naught t plus half of alpha t square, omega square minus omega naught square is equals to 2 alpha theta, and theta n is equals to omega naught alpha n minus half. And also one very famous formula, theta is equals to omega plus omega naught by 2 into t. But these all 4 or 5 formulas is only applicable, are only applicable if alpha is constant. अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं रहता है तो आपको कैलकुलस मेथड लगाना होगा। ये फॉर्मूलेज तभी तक वैलिड हैं जब तक अल्फा कांस्टेंट होगा, तभी तक। अब हम बात कर लें, इसके नोटेशंस दे दें कि ओमेगा क्या है। तो ओमेगा जो है वो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट जो है वो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा जो है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, टी जो है वो है टाइम, थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको रेडियन में मेजर करना है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डिग्री में अगर कोई तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे। और थीटा एन जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट covered by the body in ns second, covered by the body in ns second। ns second का मतलब हो गया कि during n plus 1th second to during nth second, during n minus 1th second to tnth second. Angular displacement covered by the body in nth second is basically angular displacement covered by the body from n minus 1 second to n second. For example, let's see with a numerical example that what is the angular displacement covered by the body in 3rd second. So that means from in 3rd second, what is the angular displacement covered by the body in 3rd second? So angular displacement covered by the body from 2 second to 3 second is basically the angular displacement covered by the body in 3rd second. So these are the formulas which are very famous and very useful formula when alpha is constant. When alpha is constant, then
ये सारे फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, बिकॉज जब अल्फा कांस्टेंट होगा तो ये सारे फॉर्मूलाज इतने यूजफुल होंगे आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो आप कैलकुलस मेथड लगाएंगे जैसे वहां पे लगाया करते थे। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Let's see some examples. Suppose a body is moving, or suppose a body starts moving in a circular motion, with speed of 50 revolution per second. And with uniform angular retardation it stops in 10 seconds. It stops in 10 seconds. Find the number of revolutions made by the body, and also the angular retardation experiences by the body. Suppose a body starts moving in a circular motion with a speed of 50 revolution per second. See here, the speed is given in revolution per second, and with uniform angular retardation it stops in 10 seconds. Find the number of revolution made by the body and also the angular retardation experiences by the body. So this is a very easy question, just to apply the basic formulas. You know that angular retardation is uniform. Here you can see the angular retardation is uniform, so you can apply those equations, one of those or two of those equations, to find out these two variables which is applicable in a uniform angular acceleration motion. If angular acceleration is uniform, that means you can apply those 4 or 5 famous equations. So we are just going to apply this to solve out this problem. So see the solution here. See the solution here. As you see that initial angular speed is given, but it is not the angular speed, so you have to change it, because angular speed must be in the form of radian per second. So it is 50 revolution per second, and in one revolution you all know that 2 pi radian is covered by the body. So how much angle covered by the body in this 50 revolution? It is 50 into 2 pi radian per second. So initial angular speed is 100 pi radian per second, and the time taken by the body to stop is 10 seconds. Time taken by the body to stop its motion
is 10 seconds. So what is the total angular displacement covered by the body? As you know that alpha is constant, it is uniform angular retardation. As you know that alpha is constant, so what is angular displacement covered by the body during its motion? It is omega initial plus omega final upon twice into t. You can see what is omega final. When it stops, what is omega final? Omega final is 0 रेडियन पर सेकेंड. जब वो रुक जाएगा तो उसकी स्पीड तो 0 हो जाएगी, एंगुलर स्पीड. तो जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू टी. ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. अगर अल्फा कांस्टेंट होता है तो थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल अपॉन 2 इंटू टी. ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है. तो आप देखेंगे ओमेगा इनिशियल कितना है 100 पाई, ओमेगा फाइनल 0, ये 2 और समय जो लगा है वो 10 लगा है. तो यहां से साफ ये नजर आ गया कि थीटा जो है वो आया है 500 पाई. थीटा जो है वो आया है 500 पाई. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने कवर की है वो कवर की है 500 पाई. वो कवर की है 500 पाई. लेकिन हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया था, हमें पूछा गया था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए सपोज कीजिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n है. जैसा कि हम जानते हैं कि थीटा 2 पाई n होता है. एक रिवॉल्यूशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो 2 पाई रेडियन होती है. और थीटा जो हमने निकाला था वो निकाला था 500 पाई. तो 500 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू n. सो n इज 250 रिवॉल्यूशन. तो 250 रिवॉल्यूशन कवर करेगी या 250 रिवॉल्यूशन मारे जाएंगे बॉडी के जब तक वो रुके नहीं. 250 रिवॉल्यूशंस मेड बाय द बॉडी बिफोर इट स्टॉप्स. इसके बाद अगर हम बात करें तो उसने ये पूछा था कि अल्फा क्या है. अल्फा निकालना बहुत ही आसान है. आप ये देख सकते हैं कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. ओमेगा फाइनल 0 था, ओमेगा इनिशियल आप निकाल चुके हैं. ओमेगा इनिशियल था 100 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. एंड दिस इज अल्फा एंड टाइम इज 10. सो यू नो अल्फा इज माइनस 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अल्फा इज माइनस 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सो जो एंगुलर एक्सेलरेशन आया वो आया माइनस 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो आए है 250 रिवॉल्यूशंस मेड बाय द बॉडी. ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें इसी तर्ज पे. सपोज अ बॉडी, suppose angular displacement of the body with respect to time is given as follows. Suppose angular displacement of the body with respect to time is given as follows. Theta is equals to AT plus BT squared plus CT cube. This is the relation given between the body's angular displacement and time. थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और t जो है टाइम है और a b c जो है वो कोई कांस्टेंट है.
आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ओमेगा एंड अल्फा ऑफ द बॉडी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि थीटा बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब है। इसमें कोई मेंशन नहीं है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कुछ भी मेंशन नहीं है। और थीटा एक तरीके से फंक्शन है t का यहाँ पे। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, मैं इस ब्रैकेट में सॉल्यूशन कर देता हूँ। इस पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो जब हमें नहीं पता होता कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, वेरिएबल है कि नहीं, तो हम सिंपलेस्ट मेथड यूज करते हैं, कैलकुलस मेथड। According to calculus method, we know that d theta by dt is equals to omega. अगर हम d theta by dt करें तो d upon dt at plus bt square plus ct cube, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम पाते हैं कि ये आएगा a plus 2bt plus 3ct square। तो ओमेगा की जो वैल्यू आई वो आई a plus 2bt प्लस 3ct स्क्वायर। आप देख सकते हैं ओमेगा t के साथ वेरी कर रहा है, सो ओमेगा हेयर इज नेवर ओमेगा हेयर इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी अनलेस b और c जीरो ना हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें अल्फा की, अल्फा जैसा कि हम जानते हैं वो होता है d ओमेगा बाई dt। तो ओमेगा हम ऊपर से निकाल चुके हैं, ये हो गया a प्लस 2bt प्लस 3ct स्क्वायर। सिंस हम जानते हैं कि a b c कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आएगा 2b प्लस 6ct। आप देख सकते हैं ये भी कांस्टेंट नहीं है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आया 2b प्लस 6c। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, जिसमें हमें ओमेगा निकालना था, अल्फा निकालना था, और हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो कैलकुलस मेथड यूज किया है। ठीक है, क्वेश्चन find the ratio of angular speed of the minute hand and hour hand of the clock। आपको एंगुलर स्पीड्स का रेशियो बताना है मिनट हैंड और आवर हैंड ऑफ द क्लॉक की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो मिनट हैंड का, मिनट हैंड का जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि सेकंड हैंड जो है वो 60 सेकंड में एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेती है। इसी तरीके से मिनट हैंड 60 मिनट में एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कवर करती है। तो मैं यूं कहूं कि टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड is 60 minutes, or I can say 1 hour. Time period of minute hand is 60 minutes, it is 1 hour. जो मिनट हैंड है वो 1 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड, तो आप देखेंगे जो हमारे घर पे दीवार वाली घड़ी जो लगी होती है
उसमें जो सेकंड की सुई है वो 60 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करती है, जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। लेकिन जो घंटे की सुई है आर हैंड वो 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12 आवर्स। अगर मैं ओमेगा निकालूं एंगुलर स्पीड मिनट हैंड की तो वो होगी 2 पाई बाई, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड। So what is time period here? Time period of omega of minute hand is 2 pi upon 1. Here जो टाइम मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे जो टाइम ले रहा हूँ मैं आर में ही ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेडियन पर आर। लेकिन क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो यूनिट्स कट जाएंगी और रेशियो जो होगा वो एक यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ऐसा ही लो, चाहे आप मिनट्स में लो, चाहे आप आर में लो टाइम। इसी के बाद अगर हम करें ओमेगा ऑफ आर हैंड, ओमेगा ऑफ आर हैंड इज 2 पाई बाई 12 रेडियन पर आर। जो क्वेश्चन है इसमें एंगुलर स्पीड्स का रेशियो पूछा था, तो ओमेगा मिनट अपॉन ओमेगा आर इज 12:1। तो मिनट हैंड और आर हैंड की जो एंगुलर स्पीड्स का रेशियो होगा वो आएगा 12:1 का। एक और क्वेश्चन देखें। सपोज करें कि एक बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में चल रही है, बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में चल रही है और वो पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी आता है जो कि डायमीटर है सर्कल का। पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी आता है, तो a particle moves in a circle with constant speed which is v, in a circle with a constant speed. The radius of circle is r, the radius of circle is r. Find the average velocity of the body during A to B motion and average acceleration of the body during A to B motion. So right now see this question, you have to find the average velocity and average acceleration of the body. Average velocity of the body during A to B motion and average acceleration of the body from during A to B motion. So we know that what is average velocity. See the solution of this question. You know what is average velocity? Average velocity is total displacement upon total time. So what is total displacement here? You can see the total displacement here. Displacement is the line joining initial and final position. So what is displacement here? Displacement here is 2r. And what is the total time? तो टाइम निकालना है अगर हमें A से B के लिए, तो A से B के लिए टाइम आप देखेंगे
तो ए से बी में जो डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो ऊपर डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने ए से बी में, वो डिस्टेंस है पाई आर, और जो स्पीड है बॉडी की वो v कांस्टेंट रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी आएगी बॉडी की वो आएगी 2v अपॉन पाई। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग फ्रॉम a टू b इज 2v अपॉन पाई, जहां पे v जो है इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और एवरेज वेलोसिटी जो है बॉडी की वो आई है 2v अपॉन पाई। एवरेज वेलोसिटी याद रखिएगा, ये एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली है, एवरेज स्पीड नहीं निकाली। एवरेज स्पीड सेम ही होगी जो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी निकाली है हमने, वो निकाली है ड्यूरिंग पाथ A टू B। इसके बाद अगर हम बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन ए से बी के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी आप देख सकते हैं वो होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, एंड दिस इज a एवरेज। आप देख सकते हैं कि फाइनल जो वेलोसिटी है वो माइनस में है, माइनस वी जे कैप में है, और इनिशियल वेलोसिटी आप देख सकते हैं वो प्लस के वी जे कैप में है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं, इसको वाई एक्सिस मानूं, और बाहर की तरफ को जेड एक्सिस मानूं, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो नीचे की साइड में है, वो माइनस वी जे कैप में। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के साइड में है, वो प्लस वी जे कैप में, प्लस जे कैप में है। अपॉन जो टाइम लगेगा, टाइम तो उतना ही लगेगा। टाइम कितना लगेगा? पाई आर अपॉन वी। तो आप देख सकते हैं जो ए एवरेज आया है वो आया है माइनस 2 वी जे कैप अपॉन पाई आर बाई वी। तो जो ए एवरेज की वैल्यू आई है वो आई है माइनस 2v स्क्वायर जे कैप अपॉन पाई आर। इसका मतलब जो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो जे कैप की डायरेक्शन के अलोंग है, माइनस जे कैप की डायरेक्शन के अलोंग है, और जो मैग्नीट्यूड है ए एवरेज का वो आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए एवरेज का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2v स्क्वायर अपॉन pi. So this is the solution of this problem. Okay.